नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बात बात पर रिटर्न धमकी धमकी देने वाला पाकिस्तान अब उसकी घिघी बन गई है। भारत के एक्शन की दहशत से पाकिस्तान में जैसे अब मातम पसर गया है। सेना के अधिकारियों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। मोदी सरकार के कड़े रुख के बाद असीम मुनीर की हेकड़ी पूरी तरीके से निकल चुकी है। उसकी सेना में अब भगदड़ मच चुकी है। आलम यह है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान नौकरी छोड़कर भाग गए हैं या फिर भाग रहे हैं। सेना के बड़े अधिकारी या तो विदेश भाग गए हैं या फिर बंकर में छुप गए हैं। अपने परिवार को सेना के बड़े अधिकारियों ने पहले ही विदेश पहुंचा दिया है। किसी ने इंग्लैंड पहुंचाया तो किसी ने मैनचेस्टर पहुंचाया। असीम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। शहबाज शरीफ के बड़े बोल मंत्रियों के सुर भी अब बदल चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने वाले मंत्री अब अंतर्राष्ट्रीय जांच की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में हमारा कोई रोल नहीं है। टीआरएफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें टीआरएफ ने कहा, पहले हमने जब यह कहा था कि हमने इस आतंकवादी हमला को अंजाम दिया था, वो गलती से हो गया। सबसे पहले आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। लेकिन सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद साहब आपसे ही रहेगा। हुसैन जावेद साहब, जरा ये बताइए कि पिछले 3 दिनों से मुनीर साहब कहां हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। सुनने में यह आ रहा है कि किसी बंकर के नीचे छिप गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया की अगर रिपोर्ट माने तो भाई उन्होंने अपने परिवार को पहले ही मुल्क से बाहर भेज दिया है, यानी अपने परिवार को पहले उन्होंने सुरक्षित किया। पिछले 3 दिनों से किसी तस्वीर में वो नजर नहीं आ रहे हैं। मुनीर साहब आपको कहीं दिखे क्या? हुसैन जावेद साहब जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि आसिम मुनीर साहब जो है ना, आई थिंक इस टाइम इंडिया में वो शाहरुख खान से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि जितना आपने उनको अपने मीडिया के अंदर जगह दी, मैं समझता हूँ हमारे किसी चीफ को आपने जगह नहीं दी होगी। ऐसी तो ये चीज तो कारस्तानी की ना, साफ क्या दिखाई दे, करिएगा। ऐसी ये चीज तो आतंकवादी साफ घटना को देखिए। अंजाम दिया ना, जगह तो देनी ही देखिए, पड़ेगी। और शाहरुख खान देखिए साहब अगर से आप तुलना मत करिए। शाहरुख खान साहब देशभक्त हैं और बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। बहरहाल अपनी बात पूरी देखिए करिए। देखें, आप मेरी बात सुने। जो मैंने अपने अल्फाज में कहना है वो तो मैं अपने अल्फाज में कहूंगा, उसमें आपका मुझे टोकने का फायदा नहीं। हम्म तो मैं इसमें यही कहूंगा कि आसिम मुनीर साहब हम्म उल्टा बीएलए को शाबाशी मिल रही थी। हम्म तो यही फर्क है कि हमें जो है ना, आपका फिर भी ख्याल होता है, इसलिए हम उसको कंडेम भी करते हैं। सुर तो रही बात आपके भी ये, बदले हुए हैं। सुर तो आपके भी बदले हुए हुसैन जावेद साहब। देखिए जब आप हमारी फौज के हिसाब से इस तरह से कहेंगे, ऑब्वियसली हर बंदा अपनी फौज के साथ है। हम्म आपके लिए इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा कीमती है, हम उसको समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे लिए हमारी फौज है, यहाँ पे जनरल साहब बैठे हैं और वो इस बात पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया इस अटैक का, और हम्म आपने इसको पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। जब मुंबई हमला मतलब ये, हुआ था अगर सबूत आपके दिया पास गया कुछ था। है। मुंबई हमला हुआ था, सबूत दिया गया था। माना क्या आप लोगों ने? कसाब को तो अपना नागरिक मानने से आपने इनकार कर दिया। आप क्या अच्छा बोलेंगे? सुनिए, अच्छा सुनिए, आपने मुंबई की बात की, उस पे केस चला, क्या आपके जो गवाह है वो पाकिस्तान है? यहाँ पे हम तो आज तक उनका इंतजार कर रहे हैं, हम्म केस आगे बढ़े, अब आप लोग उसको नहीं उठा रहे, उसमें हम लोग क्या घबराइए कर सकते मत। हैं? अब तवर्रुर राणा को हम लोग लेकर आ गए हैं। सारे राज खुलेगा वो। बहरहाल मैं मेजर जनरल चलो खोल रिटायर ले। अनुज माथुर जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुज माथुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ आशीष, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो बात हमको समझने की इसलिए आवश्यकता है कि जो जिस प्रकार के हालात होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं आपने प्रमाण क्यों नहीं दिया, इसका कोई प्रूफ प्रूफ की जरूरत नहीं है। यह जब ये हुआ उसके 15 मिनट के अंदर आपके पाकिस्तान से खबर आ गई कि हमने किया है, और जिस व्यक्ति ने ये किया उसको अपने सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब को आपकी सेना के कर्नल साहब फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज अरे पूरी अनुज तरह से साहब, निश्चित ये है। ऐसा एक मुल्क मिनट है जो आशीष, ये कहता आशीष, रहा अमेरिका से, आशीष, जिससे इसने सालों साल पैसा लिया, ये कहते रहे कि हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, और उसी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में अमेरिकी बिल्कुल सील ने आशीष, मार गिराया। आशीष
आशीष, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अब इनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट किया है कि पिछले 30 सालों से ये आतंक को पाल रहे हैं और ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें हमने किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, ये वास्तविकता है, ये सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान स्वयं भी जानता है। मेरी सदैव से इन लोगों से, इनके जावेद साहब के साथ मैं कई चैनल्स पर रह चुका हूं, मेरी इनसे यही इल्तिजा रहती है हमेशा कि आप समस्या को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपको अगर समस्या को पहचानेंगे नहीं तो उसका निराकरण नहीं हो सकता, समाधान नहीं निकल सकता। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो नकेल है वो किसके हाथ में है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा टाइम शासन सैनिकों का मार्शल लॉ रहा है और बाकी बचे हुए टाइम पर जो सेना के अध्यक्ष हैं वो उनको चलाते हैं। ये सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान, एक मिनट और, पाकिस्तान की जो सेना है वो एक ये जिस प्रकार के इन लोगों के जो बात करने का तरीका होता है, ये बिल्कुल नॉन मिलिट्री लाइक स्पीचेस हैं। ये कोई भी सेना का जो अध्यक्ष है वो इस प्रकार की बातें कभी नहीं करता आशीष। जिस प्रकार के स्पीचेस आपके आसिफ मुनीर साहब दे रहे हैं, ये सैनिक काम, मैं भी 40 साल सैनिक रहा हूं, मुझे पता है कि सेना के इथॉस क्या होते हैं, काम करने का तरीका क्या होता है, और हमारे को घमंड है इस बात पे। और अगर आप वहां पर जाकर के इस तरह की बात करना शुरू कर दें, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने कहा कि हिंदू अलग, पाकिस्तान अलग, मुस्लिम अलग। उनके पास क्या उनके देश में हिंदू नहीं है और कोई माइनॉरिटी नहीं है? किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये रेडिकल माइंड है, ये बिल्कुल रेडिकलाइज्ड का सैनिक है और इनका विचार बिल्कुल एक डायरेक्शन में चलता है। देखिए मैं आपको बताऊं आशीष, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और वो बात वजह ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है, जो कि हमने नहीं कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेयर किया था कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत को लहूलुहान करेंगे। ये आतंकवाद की भाषा है। और उस आतंकवाद, और ये कहा क्यों गया था? वो इसलिए कहा गया था कि उस समय पाकिस्तान की जो सरकारें थी वो इस बात से कन्विंस थी कि हमने 3-4 बार इनको कन्वेंशनल तरीके से लड़के देख लिया, ये संभव नहीं है, इसलिए उनको हमें एक लो कॉस्ट ऑप्शन और ऐसा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में लॉन्च करना पड़ेगा। इसकी वजह ये थी। और इस वजह से अब परिस्थिति ये हो गई है विशाल कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ दोबारा होने की संभावना है। और वही वजह है कि वहां पर घबराहट है। जितने भी रिएक्शंस हैं उनके हुए हैं वो बहुत ज्यादा ओवर स्टेटेड रिएक्शंस हैं। और ये मुझे लगता है कि उसकी वजह दो हैं। ये बात समझने की है विशाल, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान, आप कंपेयर कर लें, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है जावेद भाई, आप खुद कंपेयर कर लें कि अब जो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी, दुनिया की 4th लार्जेस्ट नेवी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उससे आप बात कर रहे हैं। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि ये है वो है, तो वो आपकी इच्छा है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको याद करना चाहिए 4 दिसंबर, जबकि आपका कराची का पूरा पोर्ट समाप्त कर दिया था, पूरी नेवी पूरे लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाई थी। तो ये उससे आज की तारीख में भारतीय नेवी उससे 50 गुना बेहतर है। तो इसको हम छोड़ दें कंपैरिजन को। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ओवर रिएक्शंस जो वहां से पाकिस्तान से हो रहे हैं, जो भाषा आपके फॉरेन मिनिस्टर प्रयोग में ला रहे हैं, वो भाषा किसी मंत्री की भाषा नहीं है। और खास करके वो मंत्री जिसके के पूरे खानदान को आर्मी ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से मारा है। तो इस तरह की भाषाएं, आपका जो मिलिट्री अटैची है इंग्लैंड में, वो इशारे कर रहा है कि मैं गर्दनें काट दूंगा। ये किस प्रकार, ये इस बात को दर्शाता है जावेद भाई कि आपकी जो मिलिट्री है वो बिल्कुल पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है। और उनका सिवाय इसके कि आप दमन करें, न केवल भारत, पूरे पाकिस्तान में भी आज की तारीख में पाकिस्तान की हर एक्टिविटी में मिलिट्री का दखल है, पॉलिटिक्स में है, इकोनॉमी में है, हर चीज में है। सारी चीजें वो बनाते हैं, सारा पैसा वो बनाते हैं। और एक बम उड़ने की खबर आई और परिवार अपने इन्होंने विदेशों में भेज दिए। तो मेरा ये मानना है आशीष कि, हाँ आशीष, मेरा मानना ये है कि जब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि शायद एक कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ होने की संभावना बन रही है, तो वो लोग रिएक्ट भी उसी प्रकार से कर रहे हैं, अपनी बातें भी उसी प्रकार से कर रहे हैं, और जो एक्शंस हो रहे हैं वो भी उसी प्रकार से हो रहे हैं आशीष। वो उसी प्रकार से हो रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ खबरें आई, वो खबरें आई, एक तो मुनीर साहब अपने परिवार को भेज चुके हैं। पाकिस्तान सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया।
खबर यह भी आई पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, हुसैन जावेद साहब सुनते रहिएगा, मैं पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रहा हूं, हिंदुस्तानी मीडिया को नहीं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कई बड़े जो वहां पर अमीर लोग हैं पाकिस्तान में, वो धीरे धीरे पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। ये बेचैनी क्या किस तरफ इशारा कर रही है पीके सहगल साहब? ये बेचैनी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि जो पाकिस्तान ने करतूतें की हैं उससे उनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है आपने हमारी आत्मा के ऊपर हमला किया है, और जिसने आत्मा के ऊपर हमला किया है उसको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हम आपको इस माफी की सजा देंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और वास्तव में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है डाइवर्सिटी, हम हजारों साल से अपनी डाइवर्सिटी के लिए मशहूर हैं, उसी को अटैक करने की कोशिश की। इन्होंने चुन चुन के वहाँ पे लोगों के आइडेंटिफिकेशन देखकर उनको कपड़े उतरवा के उनको कलिमा पढ़ने के लिए बोला, सुनाने के लिए बोला, चुन चुन के हिंदुओं को मारा है। और वहाँ पे न्यूली मैरिड लेडीज भी थी, उनको कहा कि देखो हम आपके हस्बैंड को मार रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे, जाइए मोदी जी को बताइए हमने आपके साथ क्या किया। और विदिन अ मैटर ऑफ मिनट्स टीआरएफ ने कहा कि हमने कार्रवाई की है, और पाकिस्तान इनके जो फुटप्रिंट्स हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो कराची में पाए गए। कराची में एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया जिससे ये पूरी साजिश को रची गई। 2 महीने से तैयारी हो रही थी इसके बारे में, और इसकी आखिरी कड़ी थी मुनीर का एब्सोल्युटली भड़काऊ भाषण। और इसमें साफ तौर पे सारी दुनिया जानती है कि इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और आतंकवादी सारे के सारे शामिल थे, और ये सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। आज देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान के एक्ट को कंडेम कर रही है। एक भी देश, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, एक भी देश ने आपका साथ नहीं दिया, इंक्लूडिंग योर ऑल वेदर फ्रेंड जो कहता है हमारी दोस्ती और हमारे रिश्ते हायर देन द हिमालयज एंड डीपर देन द ओशन है, वो भी आपके साथ नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े पैमाने पे कंडेम हुआ है पाकिस्तान का ये टेररिस्ट एक्ट। वहां पे चाइना के पास वीटो था, चाइना ने वीटो इस्तेमाल नहीं किया। चाइना हैज गॉन अलोंग एंड एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ये आपने बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट किया है, और इसकी सजा तो आपको मिलेगी। इसी को निगाह में रखते हुए आप में बुखलाहट है, आपकी लीडरशिप में बुखलाहट है। मुनीर खान जी अपने परिवार को बाहर भेज देते हैं, और जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। आपको कोई शक नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से भी कि हिंदुस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत भयानक होगी। हमने वो निसंदेह बहुत भयानक होगी। हमारे साथ ओपी तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी जी, आपका स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल हुसैन जावेद साहब से मैं ले लूं। हुसैन जावेद साहब, खबर यहां तक की आ रही है कि पाकिस्तान कुछ मुल्कों के पास गया मदद के लिए कि हमें मदद दे दी जाए, हिंदुस्तान से बचाया जाए, और सैन्य कार्रवाई करने से रोकने की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है। यहां तक कहा गया है उन मुल्कों को कि हाफिज सईद को मारने के लिए हम खुद तैयार हैं, लेकिन हम उसे हिंदुस्तान में नहीं देंगे। हुसैन जावेद साहब, बिल्कुल बेसलेस किस्म की ये वाली बात है। ये ठीक है कि जब से ये टेंशन इस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से आपके मुल्क ने कई मुल्कों से रब्ता किया है, हमने भी कई कंट्री से किया रब्ता, ऑलमोस्ट कोई 30 के करीब मुल्क हैं, लेकिन उनसे ये बात नहीं कि हमें हिंदुस्तान से बचाइए या हाफिज सईद को मारिए, उनको जमीनी सूरत हाल बताइए जो इस टाइम यहाँ पर है। तो इंडिया से आप क्या समझते हैं कि इंडिया से पाकिस्तानियों को डर लगता है? हमें कभी आज तक डर नहीं लगा। तो फिर अपने परिवार को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? हिंदुस्तान से तो किसी अधिकारी ने अपने परिवार को शिफ्ट नहीं किया। विशाल भाई देखिए, यहाँ पे 3 जो है वो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडियन यहाँ पे हैं, उनका ताल्लुक फोर्सेस से। मैं तो एक पाकिस्तान को, तो कम से कम जब मैं बोलूँ तो मुझे एक बात कंप्लीट करने थे, फिर आपके जितने सवाल है मैं सबका जवाब दूंगा। जी, आप बोल लीजिए, फिर एक ब्रेकिंग आ रही है, फिर मैं ओपी तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहूंगा, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उनको जमीनी सूरत से आगाह किया। और जो आप कह रहे हैं ना कि आपने जिन जिन कंट्री से किया रब्ता, बिल्कुल उन्होंने जो वाकया हुआ उसको कंडेम किया, उन्होंने इंडिया से सिंपैथाइज किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम ये लेके नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को कंडेम करते हैं और पाकिस्तान इसके जिम्मेदार है। अरे हमने खुद उसको कंडेम किया सर, आप क्या बात कर रहे हैं? हमने खुद कंडेम किया इस वाकये को। हुसैन जावेद साहब, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। ओपी तिवारी जी, मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लें। भारत के हमले के डर से चीन की गोद में अब जा पहुंचा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीनी राजदूत से मुलाकात की है। इशाक डार ने ये चीनी राजदूत से मुलाकात की है। भारत से बढ़ते तनाव को लेकर
चीनी राजदूत से मीटिंग की है। भारत के खिलाफ चीनी राजदूत से गुहार लगाई है और मदद की गुहार लगाई है। इस्लामाबाद में चीनी अधिकारियों के साथ ये मुलाकात हुई है। ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं। चीन के राजदूत के साथ मुलाकात हुई है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मदद की गुहार के लिए पाकिस्तान अब चाइना की गोद में जाकर बैठा है और हमारे साथ ओपी तिवारी जी हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। ओपी तिवारी जी, चाइना के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना के राजदूत के साथ मुलाकात करती हुई तस्वीरें जो है वो टीवी स्क्रीन पर है। ये मुलाकात क्या कुछ कहती है? जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि चाइना एक व्यापारी मुल्क है। उसे जहां फायदा दिखेगा, जिस मुल्क के साथ फायदा दिखेगा वो उस मुल्क के साथ जाएगा। वो दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखता, वो व्यापारी है, उसे केवल फायदा और नुकसान समझ में आता है। अनम्यूट करिएगा ओपी तिवारी जी। जी, ये मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं कि चीन ऐसा कोई स्टेप नहीं लिखाएगा जहां उसकी आर्थिक उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सके। देखिए, पाकिस्तान के पहले मददगार कौन थे? पाकिस्तान के रिलेशन सबसे ज्यादा यूएस के साथ अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया भी इनको सप्लाई करता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी खराब हुई, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके वास्तविक हुसैन जावेद साहब एग्री करें, इनके असली मददगार कौन से हैं? हमास, हिजबुल्ला, हुती, ब्रदरहुड, इवन इस्लामिक स्टेट, यही इनके दोस्त रह गए हैं। और चाइना के पास जा रहे हैं। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको अपने आदमी लगाने की जरूरत पड़ रही है। उसका ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान में है, उसकी भी परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से ये टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, चाइना भी भविष्य में ताकि सोचता है कि इस तरह की एक्टिविटी उनके पास भी हो सकती है। बिकॉज ये टेरर एक्टिविटी जो है उनका एक प्रोविंस है जहां पर ये परेशानी हो सकती है, चीन ने दबा रखा है। तो भविष्य में ऐसी तरफ इस आतंकवादी गतिविधि के लिए किसी को सहयोग करना, आंख बंद करके सहयोग करना, कोई भी देश नहीं आएगा और चीन बिल्कुल नहीं आएगा। चीन का पाकिस्तान से इतना ही मतलब था कि चीन ने अपने सारे जहाज 47% एक्सपोर्ट्स उसने पाकिस्तान को दिए हैं। और चीन के बाद जो भी आर्मामेंट से सारे रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं, उनकी पोटेंशियल और एफिशिएंसी कभी तक ढंग से चेक नहीं हुई है। तो पाकिस्तान भी उन चीन के एयरक्राफ्ट लेके खुशी कर रहा। अब चीन को अप्रोच कर रहा है कि मीडिएट करे या कुछ करे, लेकिन चीन अपने आप से भारत से मीडिएट करने भी नहीं आएगा और न कुछ सप्लाई करेगा। ये भगदड़ है। इसका एक इंडिकेशन क्लियर कट है कि जो पाकिस्तानी जनरल है वो सब अपनी फैमिली भेज रहे हैं। अब पता नहीं कैसे आर्मी के जनरल है वहां पर, इनके पास इतने पैसे हैं कि अपनी फैमिली उठा के बाहर भेज रहे हैं। ये पाकिस्तानी जावेद साहब को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी ने पूरी आवाम को, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को पिछले 70 साल से परेशान कर रखा था। 56-58 से ही उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, सारा पैसा लेके चले गए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये इनके दिल खोल के भी बात नहीं कर सकते। अगर ये पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पूछना चाहूंगा क्या इस तरह की गतिविधियां लॉन्च करते इंडिया का? कभी भी नहीं करते। वो भी शांति और आराम चाहते हैं। ओपी तिवारी जी, अगर दिल खोल के बात करेंगे तो शायद ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन बड़ी दिक्कत आ जाएगी उनको अगर दिल खोल के उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोल दिया था। यस, ये तो मतलब मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। मैं भी होता तो नहीं बोलता, बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन अब पिछली बार एक पीटीआई के नेता थे जिन्होंने जब रिवॉल्यूशन शुरू किया था तो बड़ा अच्छा किया था, कोर कमांडर के घर पर अटैक किया था, लेकिन उनका ऐसा डंडा लगाया गया कि वो चुप हो गए। वो मैं चाहता हूं कि भविष्य में पाकिस्तान की आवाम इस तरह सड़क पर आए और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आए। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी को जो नपुंसक बना देगी, जो बाहर लड़ने में तो नपुंसक है ही, कभी 71 हो, 65 हो, 48 हो, कभी भी काम नहीं कर सकी। लेकिन उस जनता के सामने, आवाम के सामने जिसको एक्सप्लॉइट करती है, दबाती है, वो दब के रह रही है। 56 to 58 से ही शुरुआत हो गई इनकी और इनका मनोबल ऊंचा हो गया। ये अपने बाजवा साहब से पूछें कि कितना पैसा लेके चले गए इंग्लैंड में। अब ये मुनीर साहब भी शिफ्ट कर जाएंगे। अब यही नहीं कर रहे कि बड़े बड़े जनरल सब शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा आर्मी, पूरा देश पाकिस्तान आर्मी के पास है। तो हुसैन जावेद साहब इसका जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान आर्मी है और कोई नहीं है। जावेद साहब की परेशानी खाली पाकिस्तान आर्मी है और कोई नहीं है। पाकिस्तान का सुधार जब भी होगा जब आवाम जावेद साहब लीड करेंगे लोगों को, हमें इस पाकिस्तान की आर्मी का जो कंडक्ट है कैसे बदलना, तभी होगा। हंस रहे हैं, मेरे को अच्छा, मैं समझ नहीं आ रहा कि सारी समस्याएं इन्हीं की है। और क्या स्टेटमेंट देने की जरूरत थी मुनीर साहब की 3 दिन पहले, अटैक कराना था, क्योंकि इनकी फेलियर थी बलूचिस्तान में, बख्तुरान में कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बट इतना इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना ग्रेव हो जाएगा, इतनी सिचुएशन इंटेंसिफाई हो जाएगा। अगर नॉर्मल टेररिस्ट अटैक होता, 10-15 लोगों को मार के चले जाते, उतना असर नहीं पड़ता जब वो पूछ रहे थे। हुसैन जावेद साहब आप बोलिएगा, लेकिन हमारे सहयोगी ने खबर दी है, रमन ने, वो खबर में दर्शकों को बता दो और उस पर आपका रिएक्शन चाहिए होगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर
डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के परिवारों के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल है जकारिया और लेफ्टिनेंट जनरल है हैदर मलिक। इनका भी परिवार जो है वो आज पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए रवाना हो गया है। आपके मुल्क की आवाम को छोड़कर पाकिस्तान के ये जो बड़े मठाधीश हैं ना, ये सारे लोग छोड़कर भागते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो ओपी तिवारी जी ने कहा कि आखिर इतना पैसा कहां से आ जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भेज दे रहे हैं, इंग्लैंड भेज दे रहे हैं, कहां से आ जा रहा है? जनता यहां आटे के लिए लड़ रही है, ये लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यू जर्सी भेज रहे हैं। देखिए आशीष, मैं इस पे यही कहूंगा, देखिए पहले तो मैं इस बात की ना दाद देता हूँ आपको कि आपके पास तो इतनी अंदर की इंफॉर्मेशन है कि कौन से हमारे जनरल साहब हैं, किन की फैमिली यहाँ पे आ रही है, कौन सी फैमिली जा रही है। हालांकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चले अगर मैं आपकी बात एक लम्बे को मान भी लूँ, चले ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी जो खानदान है वो मुल्क से बाहर गया है, तो क्या इनसे उनको किसी से पूछने की जरूरत है कि मैं अपनी फैमिली को कहाँ भेज रहा हूँ या मैं उसको नहीं भेज रहा हूँ? ये उनका जाती हक है, उनका जाती मामला है, इससे हमें क्या है? हमें इस चीज का पता है उनके होते हुए, क्योंकि जिस सीट पर वो है वो आर्मी चीफ है, और जिस सीट पर वो है उनके होते हुए हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर सेफ एंड साउंड है। हमारा जो डिफेंस है अनशेकेबल है। हमारे ही सेफ एंड साउंड है तो अपने परिवार को बाहर भेजने की जरूरत क्यों थी? अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष भाई, ये उनका जाती मामला है, ये जाति मामला है, एक साथ सारे सैन्य अधिकारियों का जाति मामला आ जाता है। यार बात एक तो सुन ले, बात तो सुन ले। हाँ। अगर मोदी जी ने शादी की होती, उनका अरे परिवार भाई, मुनीर, मलिक, शमशाद मिर्जा, जनरल मौलाना जकारिया, इनाम हैदर मलिक, ये सारे के सारे एक साथ अपने परिवार को भेज रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? एक न्यू जर्सी भेज रहा है, एक इंग्लैंड भेज रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, एक कनाडा भेज रहा है, ऐसा क्या हो गया? देखिए मैं इस बात का जवाब आपको दे चुका हूं कि जो आपके पास न्यूज है हमारे जनरल्स के बारे में, इतनी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, कब ना ये हमारे पास है ना हमारे यहाँ किसी ने इसको वेरीफाई किया। आपके यहाँ चला नहीं सकते ना, आपके यहाँ बंदिशें हैं, हमारे यहाँ मीडिया आजाद है, आपके यहाँ बंदिशें हैं, चला नहीं सकते हुए हुसैन जावेद साहब। और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ कि आप खुल के बोल भी नहीं पाएंगे। एक मिनट आशीष भाई, ऐसा तो ना करें ना। अगर आपका मीडिया आजाद था तो करण थापर को शो मिला होता, रविश कुमार को शो मिला होता, शेखर गुप्ता को शो मिला होता। कल तक जो इंडियन मीडिया के माथे का झूमर थे बेचारे अपने यूट्यूब का चैनल कर रहे हैं। ऐसा मत क्या करें, सबको पता है कौन कितना आजाद है। नहीं, सबका रिटायरमेंट का समय होता है, तभी यंग जनरेशन को समय मिलता है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर जी कुछ बोल रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं। अनुज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आशीष, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी मीडिया कितना स्वतंत्र है, आजाद है, इसके बारे में मुझे लगता है कोई किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हुसैन जावेद साहब भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरे पास ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि आपको मैं अगर बताऊं, समय नहीं है हमारे पास क्योंकि हमें मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। कोई आप इसमें कोई संदेह नहीं है हुसैन साहब, आप इस बात को जानते हैं और यही मैं इसको छोड़ना चाहूंगा, इसके आगे हम बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि थोड़ी देर पहले जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, जो रिएक्शन है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का हो या वहां के लोगों का हो, वहां के बिजनेसमैन का हो, वो जो रिएक्शन है, वो जो एक्शन हुआ है उससे कहीं ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट है। और डिसप्रपोर्शनेट है कि भारत की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके 2 फॉर्मेशन मोबिलाइज हो गए, आपने अपने बॉर्डर विलेजेस को इवैक्यूएट कर दिया। ये जो मोबिलाइजेशन है, ये जो बॉर्डर विलेजेस को इवैक्यूएशन करना और लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करना, ये तमाम बातें ये इस वजह से नहीं हो रही हैं कि आपको कुछ आप किस चीज के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। ये फियर साइकोसिस है। जावेद साहब, आप इस बात को सुनने और समझने का प्रयास करें। मेरी बात से लाभ आपको ही होने वाला है, आपकी कंट्री को। हमें किसी कोई देश से कोई परेशानी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी आर्मी क्या कर रही है। आज मैंने भी 40 साल फौज में नौकरी करने के बाद आज मैं रिटायर होकर के यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ मेरे पास क्या है। और आपके हर आर्मी जनरल के जाकर के आप देख लीजिए उनके पास क्या है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनको सवाल करेगा। आप अगर आजाद मीडिया है तो आप पूछिए कि आपके पास अरबों रुपया कहां से आया और क्या 1 करोड़ जमीन कहां से आई। खैर वो बात दूसरी है, वो आपकी परेशानी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार का डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हुआ है और जिस प्रकार का डिसप्रपोर्शनेट
और इलॉजिकल रिएक्शन आपके मिनिस्टर्स का हुआ है। कोई कहता है हम एटम बॉम्ब चला देंगे, कोई कहता है कि हम खून का दरिया बहा देंगे। ये जिस प्रकार के ये जो स्टेटमेंट्स है, ये बाकायदा फियर साइकोसिस है। ये डरने वाले लोग करते हैं कि हम आणविक शक्ति का प्रयोग कर लेंगे। ये कोई भी सेंसिबल कंट्री या कोई भी सेंसिबल लोग इस तरह की बात नहीं किया करते हैं। अब उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। ये बात भी आप खुद जानते हैं जावेद भाई, आप समझते हैं और आप इसको कंफर्म करवा सकते हैं। आज की परिस्थिति में उनको ये रिएक्शन इसलिए है कि आपको पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी दोनों पता है कि भारतवर्ष में आज की तारीख में है। और यही वजह है कि आप जिस प्रकार के एक्शंस हो रहे हैं, रिस्पॉन्स ग्रेजुएटेड है। आप आने वाला समय आपको और बताएगा कि और क्या क्या हरकतें हो रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुछ बात काम की अगर की जाए तो शायद कुछ हो। आप ये मुझे कोई जस्टिफाई करके बताते, जो आपका मिलिट्री अटैची लंदन में है, जो उसने एक्शन करके दिखाया है, ये कोई डिप्लोमेट्स के काम करने का तरीका है? हुसैन जावेद साहब, उस पे बताइए ना। नथिंग। तो हाँ, देखिए, मैं माथुर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे साथ कई शोज किए और उनकी क्वालिटी के बहुत ही सेंसिबली अपनी बात करते हैं। चाहे उस बात से मुझे इत्तेफाक हो या ना, वो अलग बात है, लेकिन उनकी बात जो है वो एक चाहता है इंसान की बात सुने और उस पर फिर रिस्पॉन्ड भी अच्छे अंदाज से करे। तो मैं यही कहूँगा, जो उन्होंने यूके के हवाले से बात की, देखिए मुझे खुद जाती तौर पे अफसोस हुआ कि यूके में मतलब जो इंडियंस हैं और जो पाकिस्तानी एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ये कोई सही चीज नहीं है। जब पीपल टू पीपल का जो लेवल होता है, वहां पर अगर इस तरह की नफरत आ जाए ना, ये बहुत ज्यादा इस पे दिल जो है वो दुखता भी है, क्योंकि हम उन अफराद में से हैं। हम उन अफराद में से हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हिंदुस्तान और जो हमारा मुल्क है उसके बीच में अमन कायम हो, कोई आसान मतलब जो आपस में ताल्लुकात है वो अच्छे हों। लेकिन हमारी हिस्ट्री हम सब की ऐसी रही है और ऐसे वाकयात होते हैं तैमूर कि राहत सफर पर बड़ा आप कुछ मुश्किल हो बोलेंगे जाता नहीं? है। जो उसने लंदन में ऐसे सिर कलम करने का सिग्नल दिया, उस पर आप कुछ कहेंगे नहीं? देखिए आशीष, मैं तो उन साहब को नहीं जानता, सही बात है, लेकिन मैं बताऊं, जो भी आदमी, मैं ये एक बात जरूर कहूंगा, जो भी आदमी इस तरह के क्राउड में इस तरह की नफरत अंगेज हरकत करता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और यही वजह है कि जब शो आपका स्टार्ट हुआ है, मैंने पहली बात ही यहां से स्टार्ट की कि पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ वो हम उसको कंडेम करते हैं। मैं खुद उसको बहुत ज्यादा कंडेम करता हूं, क्योंकि मुझे इस बात से परवाह नहीं है वहां पे सब हिंदू में है या वहां पे सब मुसलमान मरे, वो बेगुनाह अफराद, वो बिल्कुल बेगुनाह अफराद थे। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा शीश के ना, थोड़ा सा इंडिया को भी समझना चाहिए, शायद आपको मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, जब तक इंडियन मीडिया पे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं ना, जब तक जीडी बख्शी जैसे लोग हैं, अब यहाँ पे माथुर साहब है, इनका और जीडी बख्शी का कितना फर्क है बात करने का। किसी का व्यक्तिगत नाम लेना सही नहीं होगा। करते रहेंगे। किसी का व्यक्तिगत नाम लेना सही नहीं होगा। पीके सहगल साहब के पास आना चाहूंगा। पीके सहगल साहब, इमरान खान के मंत्रालय में एक रेल मंत्री थे, शेख रशीद साहब, उनका मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा, उनका मुझे एक बयान ध्यान में आता है, चूंकि अभी परमाणु बम की भी बात आ रही थी, पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था। उनका एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है कि हमारे पास आधा किलो का भी परमाणु बम है, हमारे पास पौना किलो का भी परमाणु बम है, तो हमें हर तरह का हमारे पास परमाणु बम है। अब वो परमाणु बम है कि आलू बम है जो हम पटाखे के रूप में बजाते हैं दिवाली में, भगवान जाने। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट भी पाकिस्तानी मीडिया में चले हैं, उनके बयान भी आए हैं। देखो, इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार टीवी के ऊपर और अपने देश के लोगों को बताया था और हिंदुस्तान को बोला था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो शब बारात के लिए नहीं है, हम उसको बारात के समय नहीं पटाखे के तौर पर हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए हिंदुस्तान ने इस माफी की धमकी आज तक कभी नहीं दी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली ऑन द बैक फुट है, कम्प्लीटली नर्वस है। उसकी आर्मी में वर्टिकल डिवीजन हो गया है। 3 और 4 पुराने जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है, उन्होंने साफ तौर पे सरकार को बोला है कि मुनीर खान इनकेपेबल है। इस समय मोरल और मोटिवेशन गिर चुका है। बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा में आपके सैनिक जो पोस्ट करने के लिए जाने के लिए मना कर रहे हैं, बगावत पर आ गए। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहां जाने का मतलब है कि उनकी बेकार जिंदगी जो है कुछ ही दिन की है। वो कहते हैं हमारे परिवार को कौन लुक आफ्टर करेगा। और वास्तव में आज पाकिस्तान की करेंसी जो है कौड़ी के दाम पर है, तकरीबन 225 रुपए का $1 है। उसके बावजूद आप देखो,
आपके आर्मी ऑफिसर्स का इतना पैसा है कि वास्तव में अपने परिवारों को छुट्टी के लिए, परिवारों को पढ़ने के लिए कभी लंदन में भेजते हैं, कभी कनाडा में भेजते हैं, कभी न्यू जर्सी में भेजते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में भेजते हैं। एक किस्म से लूट और मार दिक्कत मचाई यही हुई है कि आप पाकिस्तान की आवाम ये समझना ही नहीं चाहती, वो जानना और समझना नहीं चाहती कि आखिर इनके बच्चे जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में कैसे पढ़ रहे हैं, जब हमारे पास खाने के लाले हैं तो इनको 100-100 बीघा जमीन कहां से मिल जा रही है। ये पाकिस्तान की आवाम जानना और समझना ही नहीं चाहती। नहीं, वो जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन उनको जानना और समझना दिया नहीं जाता। कोई भी सवाल करता है तो उसको ISI गप कर लेता है, कोई भी मीडिया वाला सवाल करता है तो परिवार को नहीं पता लगता उसको कहाँ भेज दिया। जावेद भाई भी है, बहुत कुछ बोल रहे हैं, मेरे को इनके ऊपर दया आती है, बिकॉज ये अगर कुछ ऐसी चीज बोले या ऐसी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वास्तव में इनको भी ISI गैप कर देगी। इनके परिवार को भी नहीं पता लगेगा कि जावेद भाई को कहाँ भेज दिया गया। ऐसे में दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट दे स्पीक। और मेरे को इनके ऊपर वैसे सिंपैथी आती है और हंसी भी आती है, बिकॉज वहाँ किसी प्रकार की मीडिया फ्रीडम है ही नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ थॉट, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एनीथिंग एट ऑल। वहां मौलिक अधिकार नाम की चीज ही नहीं है। ओपी तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने कहा कि 30 सालों में जो पश्चिमी देशों के लिए आतंकवाद जो था वो अमेरिका के लिए और ब्रिटेन के लिए खासकर वो पाकिस्तान ही देता था। इसके अलावा पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर वहां पर बताया जा रहा है। अब बताइए कि इस तरह की सोच है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में या आतंकवादी हरकतों में, यानी पहलगाम में जो हुआ उसमें हमारा हाथ नहीं है। देखिए आशीष, पहले शुरू में टॉक अबाउट 20-30 इयर्स बैक, तब हम कहते थे पाकिस्तान का हाथ है। अब तो हमें किसी की बताने की जरूरत ही नहीं है, हम बताएंगे नहीं, लोग अपने आप समझ जाएंगे कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती तो खाली हमास, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान, टीटीआई, इस्लामिक स्टेट इनके साथ ही है। अब इनको ट्रेंड करते हैं, इनको सप्लाई करते हैं। अब लेकिन देखिए तालिबान का भी क्या हुआ, तो पूरा विश्व अवेयर है। और अमेरिका जो इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया करता था पहले, जब उसको पता चला कि बिन लादेन को भी इन्होंने छिपा कर रखा हुआ है, तो किसी को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। और सारी जो ये मतलब की जमीन है पाकिस्तान से ही टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, ये खाली टेररिस्ट नहीं आते, बल्कि उनके स्पेशल फोर्सेज के ट्रेंड जवान या ऑफिसर और टेररिस्ट की भूमिका बना के उनके रूप में भारत में आके इस तरह का इंजाम देते हैं। बिकॉज किसी नॉर्मल टेररिस्ट के बस का नहीं है कि इस तरह के इतना माउंटेन वॉरफेयर करते हुए अंदर घुस के ये आपके आदमी साहब बता पाएंगे कि इनके बस का नहीं है। तो डेफिनेटली ये 4-5 जितने भी थे, भले ही वो साइट पर नहीं आए हो, लेकिन इनके स्पेशल फोर्सेज वहां पर थे। इसकी कमी और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को पता चल गया, इसलिए डर के मारे जो आर्मी का टॉप एचेलॉन है वो अपने परिवार को भगा रहा है। समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान की आर्मी में ही बगावत होगी, बिकॉज टॉप एचेलॉन लोअर एचेलॉन में बहुत गैप है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत है। इतना देश गरीब होने के बावजूद भी इस सारा इकोनॉमी, इनकी आर्थिक स्थिति को खराब करने में पाकिस्तान आर्मी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये किस तरीके से भारत के पुराने पॉलिटिकल लीडर्स थे अपना बैंक स्विस बैंक में शिफ्ट करते थे, या पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर अपना अमाउंट पाकिस्तान का लेकर स्विस बैंक में शिफ्ट किया हुआ इन्होंने, जहां भी किया हो, लेकिन इनका ही मेन योगदान है। और जनता को इतना दबा कर रखा हुआ, इतना दबा कर रखा हुआ कि ताकि उनको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। हुसैन जावेद साहब दिल से जरूर मेरी बात मानेंगे, भले ऊपर से नहीं कह पाए, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अभी पीटीआई के नेता थे जो इमरान खान को बंद किया था, उनके भी नेता सपोर्ट में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी टाइम आवाम ने कुछ कोशिश की कोर कमांडर के। अरे इमरान खान को तो रॉ का एजेंट करार दे दिया गया, बताइए। हाँ, तो किस्मत उनकी अच्छी थी, उनको मारा नहीं गया, उनको हैंग नहीं किया। लेकिन जब उन समय लगा था कि पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ सिविल अनरेस्ट होगा, बगावत होगी, कोर कमांडर घर में जैसे घुसे थे, लेकिन वहां आर्मी इतनी स्ट्रांग है, ऐसा डंडा लगाया कि चुपचाप हो गया, सब खत्म हो गया और फिर से पाकिस्तान फलकने लगी। लेकिन ये चीफ जो थे, ये हो सकता है कि 71 वॉर में जो पाकिस्तान वेस्ट बांग्लादेश में जो रहा होगा, उसमें किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे होंगे, उसमें यंग ऑफिसर रहे होंगे, वो सोचा था कुछ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये फेल हुए हैं, जावेद साहब माने नहीं माने, बलूचिस्तान में जिस तरीके से फेल हुए हैं, जितना नुकसान हो रहा है, और इस तरीके से एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम में इन्होंने कुछ करने की कोशिश की। क्या करना चाहते थे, क्या हो गया, उनके बस का भी नहीं था। हो सकता है वो चाहते थे कि एक लिमिटेड वॉर हो ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, उनकी भी इज्जत बच जाए। लेकिन इस स्केल से उनके जो आतंकवादी थे, जो ऑफिसर जो भी आए थे, उन्होंने इस स्केल पे किया कि पूरी देश, इवन देश के विपक्ष भी इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा हो गई है। इस डर में के मारे उनकी बौखलाहट बहुत ज्यादा हो गई है। इंटेंशन कुछ और था, लेकिन पाकिस्तान की परेशानी
बढ़ गई है। आवाम को समझ में कब आएगा कब नहीं आएगा, जावेद साहब को कब समझ में आएगा, ये कब समझा पाएंगे, आपकी जैसी मीडिया को कब वहां की आवाम को समझा पाएंगे कि आपका दुख का दर्द का कारण उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, उनकी आर्मी लीडरशिप है। आर्मी लीडरशिप में लोअर एचेलॉन में बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बहुत लोग हैं, वो परेशान है, इवन जूनियर ऑफिसर्स भी परेशान है जिस तरीके से ये अपना वेल्थ पढ़ाए जा रहे हैं ऊपर वाले और काम ऐसा करते हैं। और किसी भी वॉर में कभी भी सफल नहीं हुए। एक ही चीज जो प्रोफेशनल है वो है ये लोग, वो बांग्लादेश में जिस तरीके से उन्होंने औरतों पर बलात्कार किया था उसी चीज में ये प्रोफेशनल है। बाकी तुरंत मौका मिलते ही हाथ सरेंडर करके हार के वापस आ गए। 93,000 सोल्जर हमारे पास आ गए। अगर ये प्रोफेशनल आर्मी होती कम से कम मर जाती, लेकिन सरेंडर नहीं करती। लेकिन इनका एक्शन ही अलग है, उस तरीके से काम करते हैं ये लोग। हुसैन जावेद साहब से एक सवाल ले लेते हैं। हुसैन जावेद साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब इस बात का मलाल हो रहा होगा कि उसने पहलगाम में आतंकी वारदात क्यों कराई, क्योंकि चंद कश्मीर की अगर हम बात करें घाटी की, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के हमदर्द थे, लेकिन अब पूरी घाटी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है और 28 अप्रैल को एक असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया है जम्मू कश्मीर में, जहां पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार निंदा प्रस्ताव होगा, पास होगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी घाटी जो है यानी जम्मू और कश्मीर जो है वो एक साथ इस आतंकवाद के खिलाफ यानी दहशतगर्दी के खिलाफ बंद था। देखिए आशीष, बात हो जाती है कि जिस चीज को खुद हमारे मुल्क ने कंडेम किया और जिस जगह ये वाकया, तो उसको कश्मीर ने भी तो कंडेम करना ही था, उसकी तो कोई हिमायत नहीं कर रहा। दूसरी बात है कि मैंने अभी सबकी बात सुनी, ठीक है, और मैं पिछले 2-3 दिन से जो इंडियन मीडिया को फॉलो भी करता हूँ, आप लोगों के शोज में भी आता रहा हूँ। मुझे इंडियंस का जो इस हवाले से मौके पर अटैक के हवाले से वो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार लगा। अब आप पूछेंगे कैसे। एक तरफ आप कहते हैं कि लोग आए, उन्होंने सरहद पार कर ली, वो 400 किलोमीटर अंदर चले गए, पहलगाम में ये वाला वाकया हो गया और वो लोग बाहर से आए थे, बकौल आपके कि हम लोगों ने उन लोगों को यहाँ भेजा। दूसरी जानिब ये होता है कि पता नहीं जिन्होंने अटैक किया वो तो पकड़े नहीं गए, लेकिन उसी इलाके में कश्मीरियों के घरों को मसमार किया जा रहा है, बलडोज किया जा रहा है। भाई अगर ये लोग सरहद से आए थे तो आप अपने कश्मीरी जो आपके हैं उनके घरों को वहां पे क्यों कर रहे हैं मसमार? इसका मतलब है कि वहां तो अंदर के लोग नहीं। हुसैन जावेद साहब, ट्रेनिंग तो आप ही ने दी थी ना, ट्रेनिंग आप ही लोगों ने दी थी। पाकिस्तान में जाके इन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी। 14 लोग थे जिनकी सूची जारी की गई है, ये सारे पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं। कश्मीर उनका घर हुआ करता था, लेकिन किसी ने 2016 में कश्मीर छोड़ा, किसी ने 2017 में, और वापस जब वहां पाकिस्तान से आए तो आतंकी बनकर आए पूरी तरीके से। अब आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि हमारे लोग वहां पे गए, आपके लोग तो थे ही, आपके लोग थे ही। तो पहले मौकिफ तो पहले कर ले कि कौन थे ये लोग और कहां गए ये लोग, और सबसे बढ़ के सर्च ऑपरेशन हो रहा है। मिलेंगे हुसैन जावेद साहब, उनकी लाशें जरूर मिलेंगी, लाशें मिलेंगी। आशीष भाई मिल जाए, आशीष भाई मिल जाए, उनको सजा भी दीजिए, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक और बात का जवाब दे देना मुझे यार। 6 लाख इंडियन आर्मी कश्मीर के तूलो अर्ज में है यार, हर जगह है। ठीक है, हमें पता है आपके वहां पे इश्यूज हैं ऐसे कि आर्मी होती है वहां पे, इट्स ओके। फिर भी ये लोग कहां से आए, किधर चले गए? और जहां पे घटना हुई है, जहां पे ये वाकया हुआ है, उसके साथ इंडियन मिलिट्री का कैंप था यार। क्यों नहीं इतनी गोलियां चली? किया है, पूरी रैकी करके की गई है। आतंकवादी हमला इसी तरह किया जाता है, सब कुछ जुटाए जाते हैं और जाहिर तौर पर आप आशीष भाई सुन तो जी, आशीष भाई सुन तो ले यार, सिर्फ एक बात रहेगी मेरी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा जी M4 जो उनके पास बंदूक है, लेटेस्ट है, मिली है, उस पर फायरिंग हो रही है, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, हम खुद उसको कंडेम करते हैं। इंडियन आर्मी को आवाज ही नहीं है ये वाली। मैं कैसे मान लूं यार? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। स्क्रीन पे ला रहा हूं हुसैन जी और अनुज जी आपको। श्रीनगर के मैं 2-3 बातें हुसैन जी, अब अनुज जी को सुन लीजिए। अब मेरा टर्न है बोलने का। मैं आपको 2-3 बातें बिल्कुल साफ समझा देता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपनी यूनिट जो है वो पहलगांव में कमांड करी है। मैं उस पहलगांव का कमांडिंग ऑफिसर था 2001-2-3 में, जबकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मुझे मालूम है वहां पर कहां पर इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। और हुसैन जावेद साहब, मैं आपको इस बात को ये बता देना चाहता हूं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई कवर अप नहीं कर रहा है किसी भी बात को, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि कोई भी आर्मी यूनिट जहां पर यह हादसा हुआ है उससे इतनी नजदीक लोकेटेड नहीं है जो कि वहां पर तुरंत रिएक्ट कर सकती। पहली बात।
दूसरी बात, जब ये हुआ उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है वो रिएक्शन हो चुका है। अब मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूं जिसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, ओवर द इयर्स मैंने इसको 18 साल जम्मू कश्मीर में मैंने रहा हूं और मेरी रेजिमेंट भी जम्मू कश्मीर राइफल्स है, तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। वहां पर क्या होता है कि जो टेररिस्ट है वो एक चीज होती है, और उसको सस्टेन करने के लिए जो इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, जो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो उसको सपोर्ट बेस देता है, जो उसको लॉजिस्टिक्स देता है, कम्युनिकेशन देता है, गाइडेंस देता है, ये वो लोग हैं। जो टेररिस्ट जिसने वो हरकत की है वो 100%, ये मैं गारंटी बता सकता हूं, इतना जबरदस्त मिलिट्री प्रिसिशन के साथ ये ऑपरेशन किया गया है, बहुत जबरदस्त रिकॉनाइसेंस के साथ ऑपरेशन किया गया है। इसके सिग्नेचर्स कराची में और रावलाकोट में ये मिले, अवेलेबल हैं। इसमें कोई डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है कि ये क्या है। और इसमें मैं ये भी गारंटी के साथ बताता हूं, जब इवेंचुअली वो मिलेंगे उसमें से कम 2 या 3 लोग पाकिस्तानी आर्मी के या तो एक्स या सर्विंग सोल्जर्स होंगे। उसकी वजह बताता हूं कि इस प्रकार का इतना जबरदस्त ऑपरेशन कोई और नहीं कर सकता सिवाय एक स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स के। अब जो बात आप कर रहे हैं उसका मैं जवाब देता हूं। ये जो इकोसिस्टम है, जब तक उस इकोसिस्टम को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उन्होंने बना करके रखा हुआ है, जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक उसको इस प्रकार की हरकतों को छोड़ा नहीं जा सकता। एक टेररिस्ट जो होता है, ये आपको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए, एक पॉन्ड में मछली की तरह होता है। पॉन्ड वहां का इकोसिस्टम है और मछली टेररिस्ट है। आप या तो उसको निकालें या पॉन्ड को सुखाएं। तो आज की आवश्यकता ये है कि आपको जो इकोसिस्टम है उसको टारगेट करना पड़ेगा। जो आपका उनका जो सपोर्ट बेस है, उसकी कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पहले जाकर के और वहां से ब्रेन वॉश होकर के रेडिकलाइज होकर के वापस आए हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, रेडिकलाइजेशन किसी भी देश के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए रेडिकलाइजेशन ठीक नहीं है। ये बात समझने की आवश्यकता है। और कुछ बातें जो पहले हो चुकी हैं पाकिस्तान, आज आपका रक्षा मंत्री एक्सेप्ट कर रहा है, 30 साल से हम कर रहे हैं। और हिलेरी क्लिंटन का जो स्टेटमेंट है, मैं हर बार इसको कोट करता हूं, शायद आपने पहले भी सुना हो मेरे से। उन्होंने कहा था 2011 में कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको नहीं डसेगा। उसका मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर आप टेररिज्म को बढ़ावा देंगे तो वो एक दिन आपको काटेगा। और वही हो रहा है आज पाकिस्तान में, और उसका खामियाजा पूरा रीजन कहीं ना कहीं भुगत रहा है। और मेरा ये मानना है कि हमें इन चीजों को सोच करके, इन चीजों को समझ करके, क्या 71 में टिक्का खान ने किया, आप गूगल से हमारी मत सुनिए, उनसे पूछिए हु इज द बूचर ऑफ बंगाल, हु इज द बूचर ऑफ बलोचिस्तान, आपको सब निकल करके सामने आएगा। क्या है, क्या क्या कार्रवाई हुई, कितने लाख लोगों को मारा, कितने लाख लेडीज की इज्जत लूटी गई। ये तमाम बातें देखिए, जो रेडिकल माइंड है, जो रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं, वही इस बात को करते हैं। वही और करते हैं। हुसैन जावेद साहब, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि आप कह रहे हैं कि आप आतंकवाद के विरोधी हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि जैश-ए मोहम्मद का जो हेड ऑफिस है बहावलपुर और लश्कर-ए-तोयबा का जो हेड ऑफिस है मुरिदके में, उसके खिलाफ आप लोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है तो? जिस बात का जवाब तो मैं ये दूंगा, सिंपल है कि चाहे आप उसमें एलटी की बात करें, आप उसमें जैश की बात करें, आप उसमें हाफिज सईद की बात करें, जो आपने की भी है, ये तमाम हाफिज सईद और उनकी जितनी भी इस तरह की तंजीमें हैं, इवन जिनके नाम बाद में बदले भी गए हैं, ये फैक्ट है, ये हमारे यहाँ हमारी स्टेट ने उनको बैंड आउटफिट करार दिया है। पाकिस्तान के अंदर बैंड है, उनकी किसी भी अंदाज की जिहादी एक्टिविटीज बैंड है। और रही बात हाफिज सईद की, शायद मैं आप ही की शोबे था आज से 1-2 माह पहले, जब शायद टॉपिक यही था कि हाफिज सईद पे जो है वो अटैक हुआ, उनके साथ एक थे बंदे, उनको किसी अननोन हमलावर ने मार दिया, हाफिज सईद बहुत जख्मी हो गए। उस पे तो पहले ही चल रहा है केस, वो तो पहली जो है वो हिरासत के अंदर है। लेकिन फिर भी रैलियां होती हैं, पीओके में रैलियां होती हैं जिसमें जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी आते हैं, इसके अलावा जो हमास के आतंकवादी होते हैं वो जरूर शामिल होते हैं। पीके सहगल साहब, आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर। देखो, पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पे बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादियों का जड़ है और आतंकवादियों को पैदा करता है। जनरल मुशर्रफ ने साफ तौर पे कहा कि ये जो लोग हैं हमारे नेशनल हीरोज हैं। उन्होंने कहा कि बिन लादेन जो है हमारा सबसे बड़ा हीरो था। उन्होंने ये कहा दाऊद है हमारा
एक किस्म से फ्रीडम फाइटर है। उन्होंने कहा हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, इनकी हम पूजा करते हैं और पाकिस्तान को ये पूजा के काबिल है। आपने जरूर कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यस, दुनिया को धोखा देने के लिए। इनको कई बार सजा दी गई है, लेकिन सजा भी जब दी जाती है जेल में इनको सुपर वीआईपी की ट्रीटमेंट, जावेद साहब आपसे बेहतर इनको ट्रीटमेंट दी जाती है और इनको 4-4, 5-5, 6-6 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ये इतने बड़े आतंकवादी हैं और आप जिनको कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उनको 4 या 5 या 6 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को दी जा रही है। हिंदुस्तान ने अनेकों बार कहा ये लोग वहां पुरानी जगह रह रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा ये तो जिंदा ही नहीं, पाकिस्तान में है ही नहीं, मसूद है ही नहीं, दाऊद इब्राहिम तो मर चुका है। हिंदुस्तान ने कराची में उसके घरों के एड्रेस बताए, उसकी वाइफ के साथ हमारे एक पत्रकार ने बातचीत की, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कहा नहीं वो तो है नहीं। यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्मेशन दी, यूनाइटेड नेशन ने खुद चेक किया और कहा, कबूल किया कि वास्तव में ये लोकेशन जो हिंदुस्तान ने बताई है सही है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो हाउ विल यू एक्ट अगेंस्ट देम? हिंदुस्तान करने के लिए तैयार नहीं है। ओपी तिवारी जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, दिखावटी कर। मैं अनुज जी आपके पास आता हूं, ओपी तिवारी से एक टेक ले लूं पहले। ओपी तिवारी जी, दिखाने के लिए कार्रवाई होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच को, अंतर्राष्ट्रीय फोरम को, अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई केवल दिखावटी होती है। ये कार्रवाई करेंगे भी नहीं। अब देखिए इंडियन आर्मी में एक्सपेंशन होता है, 2 बटालियन 3 बटालियन रेंज होती है हमारी सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, पाकिस्तान की 1 बटालियन रेंज होती है, वो हाफिज के पास होती है, दूसरी बटालियन रेंज होगी किसी और के पास होगी। ये सब आर्मी का एक्सटेंशन काउंटर्स हैं, इनकी बटालियंस हैं और इनके सीओज हैं, नाम और यूनिफॉर्म कुछ अलग दे दिया गया है। तो अपनी बटालियन के लिए ये कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? इनका मकसद ही है कैसी बटालियन रेंज करो जो अंदर घुस के काम करते रहे। तो इनका काउंटर है पाकिस्तान, वेरी मच पाकिस्तान आर्मी है। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हुसैन साहब को समझना पड़ेगा, ये कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कार्रवाई करने वाले वही हैं जिन्होंने इनको रेज किया है, इस पर कैसे कार्रवाई करेंगे? तो मकसद इनका वेरी क्लियर है, आवाम को समझना चाहिए, इनके लीडरशिप को समझना चाहिए कि जो इन्होंने रेज किया है, जिनको फंड कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग बंद हो गई है, खाली पाकिस्तान आर्मी इनको फंड करती है, बिकॉज उनकी एक्सटेंडेड बटालियंस है, ये उनका ही ब्रिगेड है, बट इनका काम और मकसद अलग है। तो ये कभी कार्रवाई कर ही नहीं सकते, इन्हीं के लोग हैं वो। तो इनको समझना चाहिए कि हमें किसको सुधारना है और कैसे होगा। पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ भी कहे, लेकिन वो नहीं चलेगा, उस पर वो नहीं चलेगा। अनुज माथुर जी आप कुछ कह रहे थे, फिर जावेद जी के पास जाऊंगा। देखिए जब हम बात कर रहे हैं हाफिज सईद की, कुछ दिन पहले आज मेरे ख्याल से एक या दो दिन पहले इनके एक रूलिंग पार्टी है उसके श्रीमान जी थे हमारे साथ किसी डिस्कशन में, और उन्होंने जो शब्द कहे थे, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, जावेद हुसैन साहब इन बातों को आप सुनकर उनको सुना बताइएगा। उन्होंने कहा था कि हाफिज सईद एक अल्लाह का बंदा है, वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है और हाफिज सईद जैसे लोग हर देश में हर जगह पर मौजूद होने चाहिए। जब आपकी मानसिकता वहां पर है और वो आपकी रूलिंग पार्टी का सदस्य है, सब जानते हैं किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, सबको पता है क्योंकि वो अक्सर हमारे साथ बैठे हुए होते हैं और उनका ये मानना है। तो जिस प्रकार के डाइवर्जेंट व्यूज हैं, आप कह रहे हैं उसके ऊपर 77 मुकदमे चल रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं चल रहे हैं, 78 साल की जेल उसको हो रखी है, लेकिन आपकी रूलिंग पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा खुदा का बंदा है और बहुत बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, देश की दुनिया के लिए शांति का पैगाम लेके आ रहा है। और उसकी तकरीर आप सुन लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हजारों उसकी तकरीरें पूरी मीडिया में पड़ी हुई हैं, आप देखें कि वो हम हवा बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे, ये मारेंगे, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। और आपके लोग कहते हैं कि ये लोग ताकि बंदे हैं, आप समझने की कोशिश करिए, ये आपके इंटरेस्ट में है। आपको देखना पड़ेगा जिस हालत में आज पाकिस्तान आ गया है उससे कहीं ज्यादा बदतर हालत में जाएगा अगर अभी भी आप लोग संभल देंगे नहीं। और उसको अगर हुसैन जावेद साहब से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हुसैन जावेद साहब आपका जवाब। जी आशीष, मैं सिर्फ इस पर यही दूंगा जवाब। अभी जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए, मैं सिर्फ यही कहूंगा, देखिए हाफिज सईद के बारे में तो मैंने आपको अपनी राय दी। अब किसी इंडिविजुअल का बयान है, कोई उनको अल्लाह का बंदा कह रहा है या शैतान का बंदा कह रहा है, ये उनकी अपनी राय हो सकती है। मैं तो कह चुका हूं कि पार्टी के नेता कह रहे हैं जी, सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका अगर कोई लीडर कह रहा है तो फिर बात के तो मायने होते हैं ना। आशीष भाई एक जो पार्टी होती है, आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी बीजेपी या आपके यहाँ भी कांग्रेस होती है, एक पार्टी में भांत के लोग होते हैं, लेकिन इसमें अहमियत इस बात की है कि पार्टी की पॉलिसी क्या है। उसकी जो पॉलिसी ना मैटर वो करती है, फर्द की नहीं करती है। और मैं इसमें एक बात और करूंगा, अभी हमारे एक सर थे, उन्होंने यहाँ पे बात की, उन्होंने मसूद अजहर का नाम लिया। अब सब यही तो बात है, अब मसूद अजहर साहब आपकी जेल में थे,
99 में आपने उनको जाने क्यों दिया? अमृतसर पे जहाज खड़ा हुआ था, मत उसको उड़ने देते। फिर उसके बाद आपने उनको भिजवा भी दिया, अपना आपने जो था आपका जेट अपने आजाद भी करवा लिया। मसूद अजहर जो थे वो पहले ही आपके पास थे, उनको जाने ना देते। मौका तो आपने खुद गंवाया। फ्लाइट को हाईजैक किया गया था, आपको ध्यान में होगा ना। मसूद अजहर साहब आपने बदले में दिए ना, जो आपकी कैद में थे। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अनुज माथुर जी, अब अच्छा ये बताइए ना कि आपकी तरफ से क्या किया गया। जावेद साहब, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। देखिए, हमें हमेशा से हमारी स्टेट का मौक़िफ़ ये रहा है। मुझे याद है कि जब वही का अटैक हुआ था उसके बाद बाकायदा यहाँ पर भी केस स्टार्ट हो गया और आज तक चल रहा है। उस पे केस इंडिया ने चल आज रहा तक है, एक लेकिन स्टेट वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुज सर, साहब, अब क्योंकि ये आपकी बताइएगा टीम कि हमारा जो स्टैंड है अब क्या होना चाहिए। सिंधु जल समझौते को हमने फिलहाल सस्पेंड किया है, तमाम और दूसरे कदम उठाए हैं, लेकिन देश में अभी भी उबाल है, देश कुछ और चाहता है। देखिए आशीष, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सिस्टम, ये जो रिस्पांस मैकेनिज्म होता है वो एक ग्रेजुएटेड रिस्पांस होता है, और वो ग्रेजुएटेड रिस्पांस आने वाले समय में क्या होगा, और उसी रिस्पांस में कहीं ना कहीं आपको मिलिट्री एक्शन, जो काइनेटिक रिस्पांस भी कहीं ना कहीं नजर आएगा, और वो समय दूर नहीं है। हर चीज का समय होता है, हर चीज की जगह होती है, और हर चीज का काम करने का तरीका होता है। और अभी जो रिस्पांस दिया जा रहा है उससे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाकिस्तान में एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑलरेडी हो गया है। उसकी कई सारी वजह हैं, और उससे क्या हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से हम रिएक्ट करें। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद एक ऑफेंसिव या अटैक होने की संभावना है, और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के पास शक्ति नहीं है, ना आर्थिक रूप से वो सक्षम है, ना सामरिक रूप से वो सक्षम है, और ना ही सेना के मोराल में वो सक्षमता है। क्योंकि जिस सेना के जो अध्यक्ष लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो अब इस प्रकार के कावर्डली एक्ट करना शुरू कर दें और इस प्रकार के सरमन्स देना शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता कि वो सेना किसी प्रकार से किसी प्रोफेशनल आर्मी के साथ खड़ी हो सकती है। तो ये बात हमको माननी पड़ेगी कि रेडिकलाइज्ड हैं, और जो रेडिकलाइज होता है वो कभी भी परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। ये मेरा तजर्बा है 40 साल का, और ये आप बिल्कुल साफ मान करके चले कि आज की परिस्थिति में बहुत रिएक्शन है। अब जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ग्रेजुएटेड होगा, हमको पता है, सेना को पता है। आप देखिए किस तरीके के मेजर्ड स्टेटमेंट्स हैं। हमारे सेना के सेनाध्यक्ष ने क्या बोला, क्या स्टेटमेंट दिया, कहां आकर के उसने चिल्लाना शुरू कर दिया या ऐसी उल जलूल बातें करनी नहीं, क्योंकि सारे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ओपी तिवारी जी से भी एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं। ओपी तिवारी जी मेरा पर्सनल मित्र है, ये मैन ऑफ रिजॉल्व फ्रॉम माय रेजिमेंट, और ये सब मैच्योर्ड इनके रिएक्शंस हैं, और जो होना होगा सही समय पर होगा। सर्जिकल स्ट्राइक करना इसे शॉर्ट टर्म में जाए, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। जैसे कमर टूट जाए, पानी बंद कर दिया, अब हुक्का बंद करना है। हुक्का बंद कैसे करेंगे? जैसे बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके ऊपर पाकिस्तान कूदता रहता है, तो बलूचिस्तान जैसे अलग होगा वो हुक्का भी बंद हो जाएगा। तीसरी बात, जिस तरीके से 71 वॉर में बांग्लादेश में जो उनकी आर्मी थी डिमोरलाइज हो चुकी थी, वही हालत पाकिस्तान आर्मी की अभी हो रही है। किसी सिचुएशन जब ऐसा आएगा, इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉक ओवर कर जाएंगे अगर चाहेंगे करना तो। ये स्थिति सुधार शुरू हो गई है, इंडिकेशन आ गया है। जैसे आप बता रहे थे कि मैसेज आया कि ऑफिसर्स अपनी फैमिली भेजने लगे हैं, तो ये जो मैसेज इनसे डाउन द लाइन जाएगा जवानों के पास, जो लड़ने के लिए आते हैं उनका मनोबल कितना नीचा होगा। इक्विपमेंट भी इनके पास नहीं है, लेकिन जो है भी उनको भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इतना डर, इतना डिमोरलाइज हो गए हैं, इतना नुकसान हो जाएगा कि वो भागने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, साइकोलॉजिकल स्टेप है। उनकी आर्मी को इतना डिमोरलाइज करे कि वो सामने खड़ा हो नहीं पाए। खड़ा नहीं हो पाएगा। जावेद जी, आप कुछ कह रहे थे। वो तभी समझ, जैसे बता रहे थे कि ग्रेजुएटेड होगा, जब भी होगा मजबूती के साथ होगा, और लंबा टर्म का सोल्यूशन होगा। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होगा कि आज स्ट्राइक करके उनको डिस्ट्रॉय करके आगे। ऐसा करेंगे कि उनको समय लगे उठने में, 50 साल लगे, 100 साल लगे। सरकार किस कदम उठा रही है, पानी वाला तो बहुत महत्व है, और हुक्का भी बंद करो बलूचिस्तान का। इस तरीके से इतनी डिमोरलाइज आर्मी ऑलरेडी डिमोरलाइज है। 400 जवानों को। जावेद साहब, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, 30 सेकंड का समय है। जी सिर्फ बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहूंगा। देखिए, बात सिंपल सी है कि पानी तो नहीं बंद हुआ, कोई टैप तो है नहीं कि पानी बंद हो जाएगा। इस पे तो इंडिया ने इसलिए इसको सस्पेंड किया, इसको खत्म नहीं किया। ये मसला तो हल हो ही जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। शुरुआत दूसरी बात वही कि थैंक हो चुकी है मोदी जी, उन्होंने जब से ऐलान किया है
हमारी कौम एकजुट हो चुकी है। थैंक्स टू मोदी जी। चलिए, शुरुआत हो चुकी है, असर आने में समय लगेगा। और जैसा हुसैन जावेद साहब ने कहा, टैप नहीं है, लेकिन हाँ, वहां पर बांध बना के रोका जा सकता है। 3 बांध ऑलरेडी वहां पर बन चुके हैं, ऑपरेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कई और भी बनेंगे। 10 हुसैन साल जावेद लगेंगे, साहब 10 आपका, साल लगेंगे। अनुज माथुर जी आपका, ओपी तिवारी जी आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 हमारे साथ खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट है। पाकिस्तानी सेना जो है वो परेशान है, और पाकिस्तानी सेना के जो शीर्ष ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने परिवार को अब अलग अलग मुल्कों में भेजना शुरू कर दिया है।